तो जी मैं एक मंत्र से शुरुआत करती हूँ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और इस सुंदर परिचय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने वाले स्वयं पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अंतर्गत ज्ञान कौशल को बढ़ाने के लिए ज्ञान महायज्ञ के रूप में प्रत्येक पूर्णमासी की पावन संध्या के सुअवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा के अंतर्गत पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुडुचेरी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाओं के क्रम में भारतीय शिक्षा ग्रंथ और स्वन विज्ञान विषय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण व्याख्यान श्रृंखला में मैं जननी भगेलु आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा ज्ञान कौशल बढ़ाने के लिए वरिष्ठ आचार्य के रूप में विश्वविज्ञान के अध्यक्ष साहित्य अकादमी संस्कृति परिषद मध्य प्रदेश के पूर्व निदेशक तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल महोदय जी हमसे जुड़े हैं। मैं आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम में यह अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला जिनके मार्गदर्शन में हम आयोजित कर पा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबूजी विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुडुचेरी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस पटल को अपनी संचालन से समृद्ध करने वाली डॉक्टर अनुपमा जी प्रवक्ता हिंदी दिल्ली शिक्षा विभाग नई दिल्ली श्री उमेश कुमार प्रजापति जी अलग का भी अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ देश एवं विदेश से जुड़े आप सभी विद्वानों भाषा चिंतकों अध्येताओं का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आचार्य जी की इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। स्वागत है आचार्य जी, यह आभासी पटल आपका है अब जी। धन्यवाद। जी। ध्येय सदा सविति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सरसन्नविष्ट केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धि शंख चक्र। आज के कार्यक्रम के संयोजक जयशंकर बाबू जी, आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कार्यक्रम के सूत्रधार
भाई उमेश कुमार प्रजापति जी, जो विश्व ज्ञान पीठ प्रयाग के प्रचार सचिव भी हैं, और पिछली बार उपमा जी, और पिछली बार इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी सांद्रा जी, पटल पर दिख रही हैं। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बंधु भगिनी, यह कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर होता है। पूर्णिमा कल बीत गई। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब सूतक काल हो तब किसी प्रकार की शास्त्रीय चर्चा, विद्या का अध्ययन, पूजा पाठ आदि का निषेध है। इसलिए कल यह कार्यक्रम वर्जित रखा गया, स्थगित रखा गया, और आज हो रहा है। तो कार्यक्रम तो पूर्णिमा के ही अवसर पर है, मगर कल जैसा कि बताया कि सूतक काल था, इसलिए आज यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे जयशंकर बाबू जी, जैसा कि उमेश कुमार जी ने बताया कि वे यात्रा पर हैं, और जैसे ही वे यात्रा से अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो हमसे जुड़ जाएंगे। आज का विषय भारतीय शिक्षा ग्रंथ और स्वर्ण विज्ञान है। हम पहले इस विषय पर सीधे तो नहीं, किंतु संदर्भतः यह बता चुके हैं कि जिसे आज स्वर्ण विज्ञान कहा जाता है, उसे भारतीय भाषा चिंतन में शिक्षा कहा गया है। मैं यह इसलिए बता देता हूं कि कोई भी बंधु भगिनी जो सीधे विषय से संबंधित नहीं है, वे शिक्षा का अर्थ कहीं एजुकेशन न ले लें। तो शिक्षा माने फोनेटिक्स। हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि स्वर्ण विज्ञान का उत्स माने मूल मात्र वैदिक साहित्य है। संहिता काल में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। इसका प्रत्यक्ष विवेचन हमें वेदांग काल में मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों की व्याख्या के लिए वेदांग माने 6 अंग बनाए गए। उनमें जो 4 अंग हैं, उनका प्रत्यक्षतः संबंध शिक्षा से है, भाषा चिंतन से है। वे हैं शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और छंद। इन 4 का संबंध, 6 में से 6 अंग हैं उन वेदांग माने वेदों के वेदांग जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं, वो 6 हैं अंग हैं उसके, और 4 अंगों का संबंध भाषा से है। हमारी परंपरा में इसीलिए ब्रह्म का मुख्यतः अंग अथवा पक्ष वाक माना जाता है। जब हम वाक पर चिंतन करते हैं, वाक के जो संदर्भ आए हैं भारतीय भाषा चिंतन में, उनको पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि वाक ही मूल है सृष्टि का। वाक वही ब्रह्म, वाक वही अन्नम, मतलब वाक ही सर्व कुछ है। मतलब वाक के 57 पर्याय, 57 सिनोनिम्स वेदों से लेकर के और शिक्षा ग्रंथों तक हमें प्राप्त होते हैं। जैसे गो है, वाणी है, धारा है, धरा है, इला है, पृथ्वी। पृथ्वी माने वाक। अगर 1000 बार वाक शब्द का प्रयोग हुआ है तो 200 बार पृथ्वी के अर्थ में। उसकी कोनोटेटिंग और डिनोटेटिंग मीनिंग पृथ्वी कैसे हो गई, यह इसका अर्थ है। तो कुल मिलाकर के इस वाक, जो वाक हमारा मूल है, इसके 57 पर्याय हमें मिलते हैं। और शिक्षा में वर्ण ध्वनियों का, निरुक्त में पदों का, और छंद में
और व्याकरण में वाक्यों का छंद में मात्राओं और स्वरों का विवेचन किया जाता है। माने इन चारों में अलग अलग है। यद्यपि प्रातिशाख्यों का नाम इन अंगों में नहीं लिया गया है, परंतु प्रातिशाख्य जो है वे इसके विवेचन के मुख्य आधार हैं। मतलब छह जो अंग बताए गए उसमें प्रातिशाख्य का नाम नहीं है। प्रातिशाख्य बाद में आया कि शिक्षा पहले आई, इसका विवेचन हम आगे करेंगे। तो स्वन ये सब ये प्रातिशाख्य जो हैं वे भी स्वन विज्ञान के ग्रंथ हैं। माने इनमें स्वन विज्ञान की बहुत अधिक चर्चा है। इसी तरह बृहद देवता अनुक्रमणी आदि ग्रंथों में भी शब्द विज्ञान का प्रभूत विश्लेषण हुआ है। जहां तक प्रातिशाख्यों की बात है, ये 100% स्वन विज्ञान के ग्रंथ हैं और ये प्रातिशाख्य शिक्षा के ही अंगभूत हैं, अर्थात शिक्षा के ही अंतर्गत आते हैं। माने वैदिक शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए, इसके लिए शिक्षा ग्रंथों का उनका पाठ, शुद्ध पाठ कैसे किया जाए, इसके लिए शिक्षा ग्रंथ बनाए गए। और उनका जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका विवेचन माने प्रातिशाख्यों में किया गया और उसका जो अप्लाइड है वो शिक्षा ग्रंथों में किया गया। इसी भूमिका पर शिक्षा और प्रातिशाख्यों में निहित जो स्वन विज्ञान के संदर्भ हैं, उन संदर्भों की चर्चा हम आपके सामने करना चाहेंगे। अब हम पहली बात यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि हमारे बाद के जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पर क्या सोचा और हमारा क्या पक्ष है। तो डॉक्टर मनमोहन घोष एक बहुत बड़े भाषा चिंतक हुए हैं हमारे यहाँ, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था पाणिनि शिक्षा की भूमिका। पाणिनि शिक्षा की भूमिका में उन्होंने लिखा कि शिक्षा वेदांग, जो शिक्षा है वो वेदांग है। ये शिक्षा वेदांग लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तथा प्रातिशाख्य जिसे वे सेकेंडरी कहते हैं 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक लिखे गए। ये वो समय बताते हैं कि किस समय। अब आप ये देखिए कि 6000 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक जो ये समय बताता है कि इस समय में भारतीय भाषा चिंतन में स्वन विज्ञान की चर्चा ही नहीं, उसका सैद्धांतिक स्वरूप तैयार हो गया था। और आज जो हम पश्चिमी चिंतन में देखते हैं तो कहाँ वह समय और कहाँ यह समय 200, 300, 400 वर्षों का। तो अब आवश्यकता यह है कि जो यह चिंतन हुआ है उस पर हमें आज अनुसंधान करने की आवश्यकता है और उस चिंतन में आए हुए जो सैद्धांतिक संदर्भ हैं उन संदर्भों को लेकर के हम अलग अलग शोध प्रबंध लिख सकते हैं किसी भी उपाधि के लिए, या स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक विद्वान हमारे यहाँ हुए हैं डॉक्टर सिद्धेश्वर शर्मा। जब भारत अविभाजित था, माने पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय के वे प्रोफेसर थे लाहौर में, और उन्होंने लिखा प्राचीन वैयाकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का अनुशीलन। प्राचीन वैयाकरण माने जो प्राचीन व्याकरण के कर्ता थे पाणिनि और अन्य वैयाकरण, उनमें स्वन विज्ञान के कौन कौन से तत्व आए हैं उनका अनुशीलन, इस पर उन्होंने डीलिट का कार्य किया था। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा डॉक्टर हरदेव बाहरी का, जिन्होंने कोश विज्ञान में बहुत अधिक कार्य किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे
अब नहीं है, दिवंगत हैं, उन्होंने प्रोफेसर सिद्धेश्वर शर्मा, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, सिद्धेश्वर वर्मा जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उनके निर्देशन में पीएचडी का कार्य किया था, और वह भी किया था हिंदी सेमेंटिक्स पर। कहने का तात्पर्य यह है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर हमारे यहाँ बहुत कार्य हो चुका है। अब हमें आवश्यकता इस बात की है, उनको हम देखें और उस कार्य को आगे गतिशील करें और अपने आज के पाठ्यक्रमों में उनको जोड़ें, सन्निहित करें और उनका अध्ययन अध्यापन कराएं। ये आज हमारा दायित्व बनता है। ब्राह्मण काल में अर्थ विज्ञान और पद विज्ञान की तरह स्वर्ण विज्ञान स्वतंत्र रूप से चर्चा का विषय हो गया था। माने उस समय उसमें एक शब्द है, उसकी मैं चर्चा करूंगा, बड़ा केंद्रीय शब्द है, वो है न्यूखन। न्यूखन ऐत्रेय ब्राह्मण में इसकी व्युत्पत्ति दी गई है। नितराम अत्यंत विषम प्रकारे शोणोच्चारणम न्यूख। ये ऐत्रेय ब्राह्मण के 21:3 में आया है, 21:3 में। और आगे लिखते हैं कि आपो रेवती छेधा अत्र। आजकल जैसे आपो रोती छेधा यत्र आयित्यस्य षोडशता उच्चारणम भवति। षोडशधा, षोडशधा माने 16 प्रकार से उच्चारणम भवति, उच्चारण होता है, माने 16 प्रकार से उच्चारण किसी ध्वनि का। अब आप ये देखिए कि कितना सूक्ष्म है। आज हम यंत्रों के माध्यम से इस 16 प्रकार के उच्चारण की अगर कोई ऐप बनाए या कृत्रिम मेधा के माध्यम से कोई चीज खोजें तो आज भी कठिन होगी, मगर ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण आपके सामने दूंगा जिससे आप न्यूक को समझ सके। केवल न्यूक पर काम कर सकते हैं आप, न्यूखन, न्यूखन। और ये है इस पर, जैसे एक गाना आप लोग गाते हैं, इस देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए। हाँ, इस देश को है दीन, प्रार्थना करते हैं, स्कूलों में भी प्रार्थना की जाती है, इस देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए। तो अपनाइए का जो ए है वो ए को 7 बार, अपनाइए 7 बार हो गया ए का उच्चारण। ऐसे ए का अंतिम ए को खींच करके 7 से लेकर के 8 इकाइयों तक पहुंचाया गया स्वर को। इसका दूसरा उदाहरण है, रामचरितमानस से दे रहा हूं। बिन पग चलई सुनई बिन काना, काना अंतिम जो है ना, सुनई बिन काना, इसके भी 8 स्वर हो गए। अब ऐसा उच्चारण प्रकार, ऐसी उच्चारण की विधियां हमारे शिक्षा ग्रंथों में प्राप्त होती है और इसका विशेष उल्लेख पूरे संदर्भ के साथ, सैद्धांतिक विवेचन के साथ ऐत्रेय ब्राह्मण में आया है। मैंने आपको संदर्भ बता दिया है, आप उस संदर्भ को देख करके उस पर अलग प्रकार से आप खोज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जिन शिक्षा ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी आज के विषय की पूरी सामग्री है, जिसके सैद्धांतिक स्वरूप पर मॉडर्न फोनेटिक्स तैयार की गई है, वह शिक्षा ग्रंथ कितने हैं? मैंने एक संदर्भ के साथ पहले या दूसरे व्याख्यान बताया था
कि 12 शिक्षा ग्रंथ तो हमें एक जगह से प्रकाशित मिलते हैं, मगर ये 12 शिक्षा ग्रंथ ही नहीं है, लगभग 80 शिक्षा ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ के नामोल्लेख हैं, और बहुत से शिक्षा ग्रंथ विलुप्त हो गए, माने हमारे पास अब उपलब्ध नहीं है, मगर उनके संदर्भ मिलते हैं, उनके किसी न किसी उसमें संदर्भ मिलते हैं। तो इसलिए हम इस बात को बड़ी प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि संस्कृत के शिक्षा ग्रंथ विश्व साहित्य में स्वर्ण विज्ञान के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यह हमारी स्थापना है, माने हमारी केवल हमारी व्यक्तिगत नहीं है, यह स्थापना हमारे भारतीय चिंतकों की है। अन्य देशों के भाषा शास्त्री जो हैं, उच्चारण विषयक जिन अनेक बातों की जानकारी अब तक कर पाए हैं, उनमें कई ऐसी हैं जो शिक्षा ग्रंथों में पहले से वर्णित, विवेचित, और हम इस बात को जानते नहीं तो कहते हैं कि यह कोई नया सिद्धांत सामने लाया गया है। वह नया सिद्धांत नहीं है, वह पूरी तरह से भारतीय चिंतन से लिया गया सिद्धांत है। अच्छी बात है, कोई भी देश, किसी भी देश के विद्वान यदि भारतीय भाषा चिंतन को आधार बना करके कोई भी कार्य किए हैं, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाए हैं, तो यह स्वागत योग्य है। वे भी हमारे लिए आदरणीय हैं और उनका भी इसी परंपरा में मूल्यांकन होना चाहिए। मगर इस बात को हमें अपने आज की युवा पीढ़ी के संज्ञान में लाना चाहिए कि हम जो स्वर्ण विज्ञान की चर्चा करते हैं, इसका आधार हमारे भारतीय शिक्षा ग्रंथ हैं। हमारे यहाँ व्यवस्थित अध्ययन पर इतना अधिक बल दिया जाता था कि अत्यंत प्राचीन काल से ही वेदांगों का विकास हो चुका था। शिक्षा का संबंध शुद्ध उच्चारण से था। कैसे शुद्ध उच्चारण हो और वेदों के उच्चारण में अशुद्धि न हो, इसके लिए शिक्षा ग्रंथ बनाए गए थे। यह बात साफ हो जाती है। शिक्षा कुल कितने ग्रंथ थे, पूरे का निर्णय एकदम इदमित्थम रूप में कहना तो कठिन है, किंतु लगभग जो आज की स्थिति में हमें प्राप्त होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वे 80 हैं। और जैसे मैं कुछ शिक्षा ग्रंथों का नाम आपके सामने ले लेता हूं, ताकि आपके ध्यान में, और जो आपको ये सामग्री मिलेगी बाद में भी आप उसको सुन सकते हैं, उसके माध्यम से आप खोज सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, उनमें आए हुए सिद्धांतों का विवेचन कर सकते हैं। इसलिए मैं उनका उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा। जैसे अमरेश शिक्षा है, काल शिक्षा है, मानस्वर शिक्षा है, याज्ञवल्क शिक्षा है, वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा है, मांडूक शिक्षा है, अमोघानंदनी शिक्षा है, लध्वा मोघानंदनी शिक्षा है, नारदी शिक्षा है, माध्यंदन शिक्षा है, शैशरी शिक्षा है, कात्यायनी शिक्षा है, गौतमी शिक्षा है, लघु मध्यांदनी शिक्षा है, केशवी पद्यात्मिका शिक्षा है, स्वरांकुशा शिक्षा है, स्वर भक्ति लक्षणा शिक्षा है और स्वराष्टक शिक्षा है, षोडश श्लोकी शिक्षा है, क्रम संधान शिक्षा है, भारद्वाज शिक्षा है, शौनकीय शिक्षा है, वशिष्ठ शिक्षा है, मांडवी शिक्षा है, अवसान निर्णय शिक्षा है, पाणिनि शिक्षा है, आरण्य शिक्षा है, सिद्धांत शिक्षा है, स्वर व्यंजन शिक्षा है, कण शिक्षा है, बोधायन शिक्षा है, वाल्मीकि शिक्षा है, वर्णोच्चारण शिक्षा है। इसमें
कई ग्रंथों, ऐसे शिक्षा ग्रंथ हैं जिनका हमें उल्लेख तो मिलता है किंतु उनकी पूरी सामग्री नहीं मिलती। जैसे लोमेश शिक्षा, लोमसी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका, वर्ण रत्न प्रदीपिका के साथ गौतमी शिक्षा और मांडव्य शिक्षा और मांडवी शिक्षा, इनके दो दो बार उल्लेख होते हैं। जैसे गौतमी शिक्षा और गौतमी शिक्षा दो बार नाम मिलता है, माने एक ही ग्रंथ नाम दो बार उल्लेख होता है। तो ऐसा लगता है कि वे एक ही ग्रंथ हैं या अलग अलग ग्रंथ हैं। इस पर अनुसंधान का ये विषय है, अभी वहां तक हमारा अध्ययन नहीं पहुंच पाया है। शिक्षा ग्रंथों का प्रारंभ उस समय हुआ होगा अब जब वैदिक संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही होगी। ध्यान दीजिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि बोलचाल की भाषा रही होती तो हम उसका उच्चारण कर रहे होते, तभी शिक्षा ग्रंथों का निर्माण कैसे होता, इस क्या आवश्यकता क्या थी। इसका मतलब यह है कि ये पहले ही बनाए गए थे। वेद पाठ करने में लोगों को कठिनाई हो रही थी, इसलिए शिक्षा ग्रंथ बनाए गए। यह एक निष्कर्ष हमारे सामने निकल करके आता है। ऐसे अनेक संस्कृत ग्रंथों में आता है कि वेदों का अशुद्ध पाठ करने से बचने के लिए शिक्षा के बाद प्रातिशाख्य बनाए गए। प्रतिशाखायाम प्रातिशाख्यम, माने वेदों के जितनी शाखाएं थी उनके अलग अलग प्रातिशाख्य बनाए गए। जैसा मैंने कहा कि एक सैद्धांतिक स्वर्ण विज्ञान है और एक प्रायोगिक स्वर्ण विज्ञान है, औपचारिक शिक्षा। और इसी के अनुसार प्राचीनतम शिक्षा के लेखक बाभ्रव्य थे। बाभ्रव्य क्या है इसको हम बताते हैं। इसका उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में हुआ है 342-104 में। गालोकृत एक प्राचीन शिक्षा है, उसमें उल्लेख इसका मिलता है। धन्वंतरि के एक शिष्य का नाम पांचाल बाभ्रव्य, उच्चारण फिर से दोहरा देता हूं, बाभ्रव्य, ये गालव के शिष्य थे। अब इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत के शांति पर्व में। महाभारत का समय कितना है? आज 5,500 वर्ष। अब आप कल्पना कर लीजिए कि 5,500 वर्ष पहले हमारा यह चिंतन सैद्धांतिक रूप से या सैद्धांतिक आकार ले चुका था। अब इस आधार पर कुछ लोग गालव शिक्षा को ही प्राचीन शिक्षा मानते हैं। संभव है, इसकी संभावना है यह इसको प्राचीन शिक्षा, किंतु शिक्षा वस्तुतः इतनी प्राचीन नहीं है। इस प्रकार, क्योंकि इसके पहले भी किस जो शिक्षा है पाणिनि शिक्षा, पाणिनि शिक्षा को मूल शिक्षा मानते हैं। क्या मानते हैं? मूल शिक्षा। ऐसी मानता है कि शिक्षा ग्रंथ प्रारंभ में लिखे गए तथा प्रातिशाख्य उनके बाद में लिखे गए। इस मान्यता के कई आधार हैं। पहला आधार यह है कि शिक्षा ग्रंथ मूलतः उच्चारण या स्वर्ण विज्ञान विषयक सैद्धांतिक ग्रंथ हैं। इस बात को, इस सूत्र को आप अपने ध्यान में हमेशा रखेंगे तो थोड़ा सा जो हम विवेचन करेंगे वो स्पष्ट होता जाएगा। शिक्षा क्या है? सैद्धांतिक ग्रंथ हैं तथा प्रातिशाख्य प्रायोगिक ग्रंथ हैं। इन और सिद्धांतों के विकास के बाद उनका प्रयोग होता है। अतः शिक्षा ग्रंथ पूर्ववर्ती हैं और प्रातिशाख्य क्या है? परवर्ती हैं। पूर्ववर्ती माने
पहले के हैं, अपरवर्ती माने बाद के हैं। बाद के कौन है? प्रातिशाख्य। और पूर्ववर्ती अर्थात पहले कौन है? शिक्षा ग्रंथ। दूसरे सर्वसम्मति, सर्वसम्मत शिक्षा में एक श्लोक आता है। एक शिक्षा, जैसे मैंने नाम गिनाया, उसमें एक शिक्षा ग्रंथ का नाम है सर्वसम्मत शिक्षा। उसका एक श्लोक नंबर 49 उसमें एक श्लोक मिलता है कि शिक्षा च प्रातिशाख्यम च विरुद्धेते परस्परम, शिक्षैव दुर्बलेत्याहु सिंहस्यैव मृगी यथा। यह श्लोक भारतीय भाषा चिंतन की पुस्तकों में, सैद्धांतिक लेखों में बहुत उद्धृत किया जाता है, मगर कहीं इसका यह उल्लेख नहीं किया जाता ये कहाँ का है। तो आज मैंने जो खोजा वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह सर्वसम्मत शिक्षा का श्लोक नंबर 49 है। क्योंकि हम जब कोई बात करें, चाहे हम मौखिक बात करें व्याख्यान की, या हम लिखित कोई शोध पत्र लिखें, तो जो हम उद्धरण दें, जो हम अपनी विचारों की पुष्टि के लिए उद्धरण दें, इसीलिए तो उद्धरण दिए जाते हैं, उनका संदर्भ देना बहुत आवश्यक है, तभी तो शोध हुआ। नहीं तो सामान्य कथन से बात बनती नहीं, विश्वसनीयता उसकी प्रमाणित नहीं होती। तो जो मैंने कहा कि शिक्षा च प्रातिशाख्यम च विरुद्धेते परस्परम, शिक्षैव दुर्बलेत्याहु, दुर्बल इति आहु सिंहस्यैव मृगी यथा। अर्थात यदि किसी विषय में शिक्षा और प्रातिशाख्य में विरोध हो तो शिक्षा का नाम प्रामाणिक माना जाता है। इस आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि वो परस्पर इसमें अगर विरोध हो तो शिक्षैव दुर्बलेत्याहु, शिक्षा जो है दुर्बल पड़ती है, दुर्बल दिखाई पड़ती है। सिंहस्यैव मृगी यथा, जैसे सिंह के सामने मृगी, एक उदाहरण दिया। इस आधार पर जैसा कि बताया, कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा ग्रंथ क्या है? पुराने हैं, इसीलिए प्रातिशाख्य जो अपेक्षाकृत अधिक विकसित है, प्रातिशाख्य अधिक विकसित है, किंतु शिक्षा ग्रंथ पहले के हैं और वे प्रातिशाख्यों के भी आधार हैं, इसलिए उनको यहाँ प्रबल माना गया है। ऐसी ही शैली में पारिभाषिक शब्दावली या उद्धृत नामों के आधार पर हम जो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि जहां तक सिद्धांत और प्रयोग का संबंध है, सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोगों से सिद्धांत विकसित होते हैं। हर क्षेत्र में यही होता है। ये नहीं कि सिद्धांत प्रयोग पहले आ गया और सिद्धांत बाद में, कैसे होगा? सिद्धांतों के आधार पर ही होगा। किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे शिक्षा ग्रंथ पहले लिखे गए हों और सारे प्रातिशाख्य बाद में हों। शिक्षा ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद प्रातिशाख्य बने, फिर शिक्षा ग्रंथ लिखे जाने लगे, आगे उनका क्रम बढ़ने लगा, उनकी संख्या बढ़ने लगी और प्रातिशाख्य भी साथ साथ बनते रहे। अर्थात सिद्धांत भी बनता गया और उसका आनुषंगिक जो व्यवहारिक पक्ष है, अप्लाइड एस्पेक्ट जो है, वह भी बनता गया। पर थियोरिटिकल एस्पेक्ट के बाद जो व्यवहारिक एस्पेक्ट है, अप्लाइड एस्पेक्ट है, वह भी बनता गया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारे शिक्षा ग्रंथ बन गए तब प्रातिशाख्य आए, ऐसा नहीं है। यह संभव है कि 2-4 शिक्षा ग्रंथ बन गए, उनके सिद्धांतों के आधार पर प्रातिशाख्यों पर काम होने लगा है, पर धीरे धीरे इनका विकास हुआ। जहां तक पारिभाषिक शब्दों, शैली, उद्धृत नामों का प्रश्न है, शिक्षा ग्रंथों में के पाठ इतने विस्तृत हैं कि इतने उनमें कहीं कहीं प्रक्षिप्तांश भी आ गए हैं।
वस्तुतः आज जो शिक्षाएं उपलब्ध हैं उनकी भाषा और शैली दोनों दृष्टियों से वे बहुत प्राचीन और न एक काल के हैं ऐसा जान पड़ता है। और इस बात की पुष्टि डॉक्टर सिद्धेश्वर शर्मा और डॉक्टर एलन का नाम मैंने लिया था पिछले व्याख्यान में, जिन्होंने लिखा था फोनेटिक्स इन एंसेंट इंडिया, 120 पेज की अंग्रेजी में लिखी हुई किताब है फोनेटिक्स इन एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत का ध्वनि विज्ञान। इन्होंने इसका समय 800 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच माना है। मगर यह जो समय माना है उन्होंने, विवेचन तो उन्होंने किया है और कहा यह प्रतिपादित कर दिया है कि भारतीय जो शिक्षा ग्रंथ हैं वही स्वर्ण विज्ञान की मूल स्रोत है। मगर जो समय माना है वह समय उपयुक्त एलन का नहीं लगता, तो अधिक उपयुक्त लगता है हम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, डॉक्टर मनमोहन घोष का, और उससे मिलता जुलता डॉक्टर सिद्धेश्वर शर्मा का। तो पूरी परिस्थिति पर विचार करने से ऐसा लगता है कि शिक्षा ग्रंथों के विकास 5 चरणों में किया जा सकता है। अगर इसके विकास की बात करें तो कैसे कैसे इसका विकास बनेगा, तो पहले चरण में शिक्षा शब्द एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त रहा होगा और तब वेद पाठियों आदि के उच्चारण शिक्षा के लिए ध्वनि शिक्षा या वेद शिक्षा जैसे कोई शब्द का प्रयोग रहा होगा, जिसे शिक्षा एक सह शब्द रहा होगा। माने वेद शिक्षा, वेद के साथ शिक्षा हो गया तो क्या हुआ, उसका एक सह शब्द हुआ। जैसे कोलोकेशन होता है, सहप्रयोग होता है, और बाद में क्या हुआ, यह मुख्य हो गया, शिक्षा हो गया, तो वेद शिक्षा थी। दूसरे चरण में शिक्षा पर बल के कारण इसके आगे का जो शब्द था वेद, वह लुप्त हो गया और रह गया शिक्षा। जैसे आप कहते हैं सुमित्रानंदन पंत, तो केवल पंत कह देते हैं। ऐसे वेद शिक्षा को बाद में शिक्षा कहा जाने लगा। और तैतरीय उपनिषद के एक बना बल्ली है और 2 उसका श्लोक है, तथा अन्यत्र कुछ प्राप्त प्रयोग में इसके संकेत मिलते हैं दूसरे चरण के। और तीसरे चरण में शिक्षा शब्द सामान्य स्वर्ण विज्ञान का पर्याय हो गया। माने सिद्धांत एक दिन में नहीं बनता, ये हम सभी जानते हैं। तो पहले वह वेदों के शिक्षण के लिए हुआ, उच्चारण के लिए हुआ, बाद में वह वेद के साथ शिक्षा जुड़ करके ऐसा शब्द आया, और आगे विकास हुआ तो वेद हट गया, केवल शिक्षा रहा, और तीसरे चरण में यह हो गया केवल शब्द स्वर्ण विज्ञान का पर्याय, सिनोनिम शब्द फोनेटिक्स। तो माने हम सिनोनिम्स माने इसको शिक्षा और स्वर्ण विज्ञान सिनोनिम्स हैं। अगर हम ऐसे ही कह दें कि शिक्षा ही स्वर्ण विज्ञान है तो शायद हमारे श्रोताओं के बीच में या जो सुन रहे हैं इस बात को एकदम से अपील नहीं करेगी। तो विकास क्रम इसीलिए मैंने बताया कि बाद में जब सिद्धांतों के आधार पर यह बात दृढ़ हो गई तब हम कह सकते हैं कि शिक्षा और स्वर्ण विज्ञान पर्याय है। अर्थात जो कार्य शिक्षा ग्रंथों में होता है वही कार्य, जो कार्य शिक्षा ग्रंथ करते हैं वही कार्य स्वर्ण विज्ञान में करता है। अब एक ग्रंथ का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पारस्कर गृहसूत्र। ये जो गृहसूत्र तो आपने सुना ही होगा, वेदों में हमारे गृहसूत्र हैं। तो वैदिक साहित्य में पारस्कर गृहसूत्र की भूमिका में रामकृष्ण ने शिक्षा की को मूलागम माना है, अर्थात आधारभूत शास्त्र
के अर्थ में किया है। कहा है पारस्कर जो गृह सूत्र है उसमें यह प्रतिपादित किया है रामकृष्ण नाम के विद्वान ने कि यह हमारा मूलाधार शास्त्र है, आधारभूत शास्त्र है, ये फंडामेंटल है, आधारभूत है। उस काल में आकर ही कदाचित शिक्षा ग्रंथ लिखे गए। कब? गृह सूत्र काल में, आगे चल करके गृह सूत्र काल में लिखे गए। इस काल के आधार पर ही कदाचित यह जो प्राचाख्यों के लेखन का सिद्धांत ग्रंथ बना वह उसी के आधार पर बन सका, और आगे चलकर शिक्षा ग्रंथों के सिद्धांतों के आधार पर जब प्राचाख्यों की रचना हुई तब सिद्धांत के प्रयोगों में आने पर उनके सभी शाखाओं का विकास स्वयमेव होने लगा, क्योंकि सैद्धांतिक ग्रंथों के आधार पर प्रायोगिक विवेचन होने लगा। जैसे आपको फोनेटिक्स है, सिमेंटिक्स है, सिंटेक्स है, मॉर्फोलॉजी है, कोई भी सिद्धांत है, उसका जब सैद्धांतिक विकास होता है तो हमें किसी ग्रंथ को लेकर, किसी रचना को लेकर के, किसी महाकाव्य को लेकर के उसकी फोनेटिक स्टडी कर सकते हैं, करते ही हैं, और उसके सिमेंटिक स्टडी करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो ये बाद में उसी प्रकार से वेदों को आधार बना करके उस प्रकार का विवेचन होने लगा। तो अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्यों का निर्देश मिलता है। जैसे ऋग्वेद में स्वर और व्यंजन शिक्षा और एक श्रमान शिक्षा, श्र माने दंत स नहीं, तालव्य श, जिसे आप शंकर वाला स कहते हैं, तो उसका नाम है श्रमान। श्रमान शिक्षा ये नाम है शिक्षा ग्रंथ का। तो स्वर व्यंजन शिक्षा जिसका उल्लेख किया था पहले, और समान शिक्षा ये ऋग्वेद की है। पाणिनि शिक्षा, ऐसे तो कितनी ही विशिष्ट वेद की शाखाएं हैं जो इनसे संबंध रही। उसी जैसा कि हम इसका उल्लेख पहले भी कर चुके हैं, मगर कुछ शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद के साथ विशेष रूप से, प्रमुख रूप से जुड़ते हैं। अब सामवेद के साथ जिस शिक्षा का संबंध है वो है लोमशी शिक्षा। लोमशी, शी माने तालव्य, लोमशी, गौतमी शिक्षा और नारदी शिक्षा। नारदी शिक्षा को मैंने पढ़ा, तो नारदी शिक्षा में अगर कोई संगीत से संबंधित यहाँ रुचि रखता हो तो संगीत के स्वर तालों का भी नारदी शिक्षा में है। भाई उसमें भी ध्वनियों का ही तो आरोह अवरोह होता है, ऐसे में भी वेदों के उच्चारण में भी उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है। उदात्त माने ऊपर जाना स्वरों का, अनुदात्त माने स्वरों का नीचे आना, अस्वरित माने मध्य में। गणा नान्त्वा गणपति गुंगवा महे निधि नान्त्वा निधिपति गुंगवा महे, ऐसे जो उच्चारण होता है देखो, आरोप अवरोप प्राप्त होता है। तो मैंने कहा कि यजुर्वेद शिक्षा में आर्य शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, इसी प्रकार से अथर्ववेद में भी शिक्षा ग्रंथों को जोड़ करके देखा गया है। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि स्वरों के आघात का, उसके उतार चढ़ाव जिसे आप कहते थे, कैसे इसका बिल्कुल प्रायोगिक विश्लेषण हमें शिक्षा ग्रंथों में प्राप्त होता है।
तो अब कुल मिलाकर तो ये हमारे संज्ञान में आ ही गया है कि हम हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने शिक्षा ग्रंथों में हमें क्या दिया। तो इस समय जितने भी शिक्षा ग्रंथ सुने जाते हैं उनमें सर्वाधिक महत्व पाणिनि शिक्षा का है। इस बात को हम ध्यान में दें। ऐसा नहीं कि अन्य शिक्षा ग्रंथ महत्व के नहीं है, किंतु सर्वाधिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाणिनि शिक्षा के जो सूत्र हैं वे सीधे स्वर्ण विज्ञान के साथ जुड़ते हैं। इनमें इसके भी 7-8 ग्रंथ मिल गए हैं। मतलब अलग अलग प्रतिलिपिकारों ने अलग अलग ढंग से इसको संपादित और विवेचित किया है। इसका जो वर्तमान रूप हमें है वह पाणिनिकृत शिक्षा का नहीं लगता, क्योंकि उसमें एक श्लोक आया है, इसका आया है कि पाणिनि मत के अनुसार शिक्षा का मैं प्रवचन करूंगा, ऐसा उसमें आया है। तो पाणिनि स्वयं नहीं कहेंगे कि मैं पाणिनि शिक्षा का प्रवचन, मतलब बाद में जिन्होंने शिक्षा ग्रंथ को, पाणिनि के शिक्षा ग्रंथ को बाद में उन्होंने संपादित किया, वे ऐसा कर उसमें जो शिक्षा आपको मिल रहा है पाठ्य के नाम पर, उसमें पहला श्लोक आता है कि अशिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा शास्त्रान पूर्वम तद विद्या यथोक्तम लोक वेदयो। जैसा कि लोक और वेद में कहा गया है उसके अनुसार मैं पाणिनि शिक्षा की व्याख्या करूंगा। तो जैसे आप कोई ग्रंथ लिख रहे हैं तो आप अपने नाम से नहीं कहेंगे कि मैं अपना नाम लेकर के कि मैं अपने इस ग्रंथ की व्याख्या करूंगा। अर्थात जिन्होंने पाणिनि शिक्षा के श्लोकों का संग्रह करके उसकी व्याख्या की, उसका संपादन किया, उसमें ऐसा लिख दिया। तो इससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे पाणिनि मत के अनुसार शिक्षा का प्रवचन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा है इस श्लोक में, पहले श्लोक में। और अंत श्लोक में अर्थात इसके 57, 58 और 59 श्लोक हैं। अंत के जो 3 श्लोक हैं 57, 58, 59 में, उसमें भी पाणिनि की प्रशस्ति है। इस जो ये शिक्षा है छोड़ दिया वो श्लोक मैं दे रहा हूँ। नायम नमः। बंधन थोड़ी करेंगे, ये है, ये 57 है। मैंने कहा ना 3 जोड़े हैं बाद में, अंत में और प्रारंभ में 1, और फिर 58 जो जोड़ा गया, 57, 58, 59, 58 एन थवता गिरह पुंसाम विमलय शब्द वारे भी तमश्च ज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिनीये नमः। और 58 नंबर पर जो श्लोक है, एन थवता गिरह पुंसाम
विमलय शब्द वार भी तस्मात् ज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिनीये नमः। 59 में है अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै पाणिनीये नमः। अब ये गुरु वंदना में भी आधा मिलता है, 1.25 श्लोक इसका, कि चक्षुरोन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये 57, 58, 59 ये 3 श्लोक जो है ये जिसने इस ग्रंथ को संपादित किया उसने जोड़ दिया। कुल मिला करके 59 श्लोक पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 अंत के और 1 प्रारंभ के, अर्थात 4 श्लोक। तो 59 में से 4 गया, कितना बचा? 55 जी 55 55 4 59 जी। तो 55 ग्रंथ कुल मिला करके 55 श्लोक इसमें हमें पाणिनि शिक्षा के में मिलते हैं, जो पाणिनि के द्वारा हैं। अब इतना तो होता ही भाई, किसी ने श्रद्धावश 1 श्लोक जोड़ दिया आगे और 3 श्लोक जोड़ दिया पीछे। आरंभ में यह कहा गया कि शब्द और अर्थ दोनों की बड़ी चर्चा है। इसमें वर्णों की संख्या है। जब वर्णों के उच्चारण की बात करेंगे तो पहले उनकी संख्या की बात भी शिक्षा ग्रंथ में की गई है। अब मैं जो बात अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये पाणिनि शिक्षा की बात रखने जा रहा हूं। तो इसमें 21 स्वरों की बात की गई है अर्थ, और 21 स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ, और इसी का जो समर्थन है इन 21 स्वरों का वर्ण रत्न प्रदीपिका एक ग्रंथ है हमारे यहाँ, उसमें इसका समर्थन किया गया है। और लिकार का दीर्घ भेद अधिकांश भाषा वैज्ञानिक नहीं मानते। लिकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ लीजिए, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। लिकार का ल में री की जो मात्रा लगती है वो एक दीर्घ भी होती है और एक लघु होती है, एक दीर्घ होती है। माने एक ल के नीचे जो एक र लगता है और उस र में फिर एक र लग जाता है तो दीर्घ हो गया, और जो पहले लगता है वो ह्रस्व हो गया। तो इसका भेद नहीं मानते और लोग लिखने में भी गलतियां करते हैं, जबकि इसका अर्थ है, यद्यप हिंदी में नहीं है मगर संस्कृत में है। मैं उसका उदाहरण दूंगा आपको। हाँ, लिकार, तो ली और लिकार दोनों में अंतर है, 2 री की मात्राएं हैं ल में। तो लिकार का दीर्घ भेद अधिकांश भाषा वैज्ञानिक नहीं मानते, पर प्लुत भेद भी कुछ लोग अस्वीकार करते हैं। प्लुत माने थोड़ा सा जो अंतर आता है उसको कुछ लोग उसको भी नहीं मानते। और उसका एक भेद यहां रखा गया है। जब ए और औ के ह्रस्व रूप को किसी शाखा में, जैसे 2 शाखाएं हैं, एक शाखा है सात्यमुग्री, सा आधा त और य, म में उ की मात्रा और ग में री, सात्युमुग्री एक शाखा है। ध्यान से इसका उच्चारण सुन लीजिए, सात्यमुग्री। और एक है राणायनीय, राणायनीय। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के ध्यान में आ गया होगा 2 शब्द, एक सात्यमुग्री और दूसरा राणायनी। उन पर अधिकृत किसी प्राचीनतम आधुनिक भाषा में जो प्राप्त हुए हैं उन्हें ही मानक स्टैंडर्ड उच्चारण नहीं माना गया है। मगर पतंजल ने स्पष्ट कर दिया है
कि नैव लोके न च वेदे वेदे अर्थ वेदेत्यर्थ। आज के लोग चूंकि उसके अंतर को नहीं समझ पाए इसलिए इसको छोड़ दिए, मगर संस्कृत में जो प्राचीन भारतीय भाषा चिंतन है उसमें उसके अंतर को बरकरार रखा गया, क्योंकि उससे अर्थांतर होता है, अर्थ में अंतर आता है। इस पर अपना कमेंट देते हैं, अपनी व्याख्या देते हैं, अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं पतंजल। पतंजल ने कहा कि नैव लोके न च वेदेर्थ एकारोयम ओकारो वास्ति सुजाते अश्वनृते में अश्व का ऐश्व, अश्व है उसका ऐश्व, तथा अध्वर्यो अद्रवी श्रुतम में अद्रि और ओद्रि उच्चारण ठीक नहीं माना गया है। इसलिए पार्षद कृति अर्थात देश विशेष शाखा विशेष का विकृत उच्चारण समझाया गया है। जैसे बंगाली लोग अरविंद को औरबिंदो कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? तो कह रहे हैं पतंजलि कि देश भेद से ये उच्चारण भेद हो गया है। ऐसे ली के बारे में भी है और री के बारे में भी है, माने ह्रस्व और दीर्घ दोनों में है। जैसे मैंने कहा कि बंगाली लोग अरविंद को क्या बोलते हैं? औरोबिंदो। और औद वज्री आचार्य ने इसीलिए इन 21 स्वर को मान्यता प्रदान की है। री के दीर्घ प्लुत भेद और ए औ को ह्रस्व भेद नहीं माना है। और इसका वर्णन इस पाणिनि शिक्षा, देखिए अगर कोई सिद्धांत बनता है तो आगे की परंपरा में यदि उसका निर्वाह होता चलता है, उसको मान्यता मिल जाती है, प्रयोग के आधार पर वह सिद्ध हो जाता है तो मान्य हो जाता है, और अन्यथा नहीं। तो इस सिद्धांत का, इन 21 स्वरों के का जो सिद्धांत पाणिनि शिक्षा में विवेचित किया है, इसको नारदी शिक्षा में मान लिया गया है। तो नारदी शिक्षा में इसी का समर्थन करते हैं कि अंत्यश्च भवेत पूर्वो अंतस्य परतो यदि, इसका अर्थ बताऊंगा, तत्र मध्य यम तिष्ठेत सवर्ण पूर्व वर्णयो। भट्टोजी दीक्षित ने और सिद्धांत कौमुदीकार ने, दोनों ने इस सूत्र को कहा है प्रत्याहारों के बाद वर्ण बनाने के क्रम में इसका प्रयोग किया गया है कि वर्ण के मध्य में और वर्ण के अंत में। ये कहा गया कि वर्णेश आद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे मध्ये यमो नाम पूर्व सदिशो वर्ण प्रतिशाखेषु प्रसिद्धतः। अर्थात जहां पहले स्पर्शों के बीच में पांचों वर्णों के आदिम 4 वर्णों में कोई एक तथा पीछे कोई 5वां वर्ण आ जाए तो वहां उन दोनों के संयोग के बीच में पूर्ववर्ती वर्ण के गुण वाला तीसरा वर्ण बीच में उच्चरित होता है। वो बीच में उच्चरित हो जाएगा। जब उच्चरित बीच में होगा तो उसका जो मात्रा भेद है, माने उसमें मात्रा जो लगती है उससे उच्चारण का जो समय है उसमें अंतर आ जाता है, इसलिए वो भिन्न प्रकार से उच्चरित हो जाता है। तो ऐसी बारीक स्थितियों का, उच्चारण के बारीक स्थितियों का विवेचन इसमें मिलता है। और भट्टोजी दीक्षित ने इसके 4 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण दिया है, उसका नाम रखा है पलिक्किनी, और
सखल तनु अग्निनः, अग्निनः अग्नि होता है ना, तो दो ग, अग्निनः और घंनाति, आधा घ फिर पूरा घ और फिर नंती, घंनंत, घंनंती। माने हमें तो उदाहरण नहीं मिलता, मगर यहाँ दो शंकाएं उठती हैं। एक तो प्रथम तीन उदाहरणों में क ख ग, और द्वितीय जो आ गया है अनच च, नियम में सुलभ है, पर जो ध में आधा ध पहले आ गया, द्वितीय कैसे हुआ, इसका बड़ा विवेचन किया गया है कि अगर एक वर्ण के पहले आधा वर्ण आ जाएगा तो द्वित्व कैसे होगा, तब उसका उच्चारण कैसे करेंगे। माने ये सैद्धांतिक विवेचन पाणिनि शिक्षा में उच्चारणों को लेकर के हुआ है। अगर इसकी बहुत बारीकी का विवेचन किया जाए तो उसके लिए सामने होना और ब्लैक बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने जोर देकर बोला है कि जैसे घ है और फिर घ है और फिर आधा न त और ई की मात्रा ख ख ख नांति, ख ख आधा घ और फिर घ पूरा और फिर नान, खगनत, खगनत, ऐसा उच्चारण होगा। अब उसमें जो आधा वर्ण जुड़ गया है उसका उच्चारण काल, उसके अनुसार फिर स्वरों में भेद हो जाता है ऐसा। तो अब इस पर दयानंद सरस्वती ने जो पाणिनि शिक्षा लिखी, उन्होंने जो बनाया, उसमें भी उन्होंने ये दो स्वरों के बीच में जो आता है उसका बहुत विवेचन किया है। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा में कुल 63 माने 63 वर्ण प्राप्त हुए। 21, 25, 8, 4, 1 और फिर 1 1 1 1 बराबर 63। कोई री का रस के अतिरिक्त एक प्लुत भेद भी मानते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो री है, इसका ही मैं अभी बड़ा द्रविड़ प्राणायाम कर रहा था आपको समझाने के लिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, कि ल के नीचे री लगाया और फिर उस री के नीचे फिर ली लगाया, एक और री लगा लिया। समझ रहे हैं आप? मैं समझता हूं शायद ध्यान में आ रहा हो। ल अल्लाह के नीचे री लगा दिया, अब उस री के नीचे एक और री लगा दिया, तो उसको ही मान जोड़ लिया, तो 63 + 1 धन 1 बराबर 64 वर्ण उन्होंने माना। तो अब इन वर्णों की उत्पत्ति का भी विवेचन उन्होंने किया है, जिसका उल्लेख मैंने पहले बार में, जब भाषा का कैसे पैदा होती है, कैसे भाषा बनती है, उस समय मैंने इसका उदाहरण दिया था। यद्यपि ये विषय नहीं था, मगर उस विषय को स्पष्ट करने के लिए कि स्वर कैसे होते हैं, तो पाणिनि शिक्षा में ये जो 64 स्वर हैं, मतलब वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण के लिए क्या है, कैसे कैसे उच्चारण इनका होता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है, ये इसमें कहा गया है। तो इसका एक पंचिका भाष्य है, इसका एक पंचिका भाष्य किया गया है और इसकी व्याख्या महाभाष्य में भी आई है। हाँ, तो वर्णों की उत्पत्ति की बात उसमें की गई है। अब मैं उसको आज बता देना चाहता हूं आपको, क्योंकि हम बात को पूरा क्रम से चलें, बीच में अगर इसको छोड़ देंगे तो, चूंकि ये सैद्धांतिक प्रक्रिया है, मैं सोचता था ज्यादा समय लगेगा, इसलिए उसको छोड़ना चाहता था, पर सोच रहा हूं कि इसको न छोड़ करके इसको भी आपके सामने रखूं। और छोड़ना इसलिए चाहता कि इसका उदाहरण भाषा के संदर्भ में दिया था, तो आज वह उदाहरण इस
स्वर्ण विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दे रहा हूं, इसलिए उसको पूछ कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। कह रहे हैं कि आत्मा से बुद्धि में बात आती है। आप पहले सोचते हैं, पहले कुछ सोचते हैं, फिर उसको विचार करते हैं कि यार ये बात कहें कि न कहें। ये अपने आचार्य से पूछे कि न पूछे, पूछना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, ये प्रश्न कैसा है, पूछना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो पहले कहाँ बात आएगी? आत्मा में, हृदय में, फिर बुद्धि में जाएगी, मस्तिष्क में। मस्तिष्क विचार करेगा ना, उसका काम है विचार करना। तब जब विचार कर लिया कि हाँ ठीक है, तब वह उसे व्यक्त करेगा। तो उसके लिए शब्द दिया है विवक्षा। विवक्षा माने वक्तुम इच्छा, विवक्षा बोलने की इच्छा। माने जब वो बात पक गई, सिद्ध हो गई, निश्चित हो गई कि हाँ ये बात कही जा सकती है, मस्तिष्क ने उस पर मोहर लगा दी, आत्मा से विचार में आया, मस्तिष्क ने मोहर लगा दी, तब उसको हम बोलने की इच्छा करते हैं। तो उसके लिए शब्द दिया गया इस शिक्षा ग्रंथ में विवक्षा। अभिवक्षा की मैं व्युत्पत्ति कर रहा हूं, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा। जो बोलने की इच्छा है उसे हम विवक्षा विवक्षा कहते हैं। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि विवक्षितार्थ माने विवक्षित अर्थ, माने इसमें जो इससे अर्थ निकलता है वह विवक्षित अर्थ, इसका इस शब्द का यह है विवक्षितार्थ। कठिन तो नहीं हो रहा है, मैं इसलिए बार बार इसको दोहरा दोहरा के कह रहा हूं। तो वक्तुम इच्छा इसी विवक्षा, तो उस विवक्षा से जो अर्थ निकलेगा उसको हम कहते हैं विवक्षितार्थ। विवक्षित धन अर्थ, विवक्षितार्थ। तब मन आकांक्षा करता है उसको विवक्षा करने की। तो जब वह विवक्षा करने लगता है तो तब प्रक्रिया, उसके बाद की प्रक्रिया है, मन जो है काया के अंदर जो अग्नि है उसको दबाता है, हंत प्रेशर देता है, तब धीरे धीरे स्वर उत्पन्न होता है। तो स्वरों के उत्पन्न की, स्वरों के उद्भव की, स्वर माने यहाँ स्वर व्यंजन दोनों हैं, माने भाषा की, भाषा की उत्पत्ति की बात वहां कर रहे हैं, इसलिए वहां उदाहरण दिया था। तो अब ये पूरा जो श्लोक है, ये जो 8 पंक्तियों का 6, 7, 8 वो है, मैं बाँच दे रहा हूं आपके सामने। भगवान पाणी की कृपा से मुझे याद भी है, इसलिए आपके सामने रख दे रहा हूं वो श्लोक कि आत्मा बुद्धे समेत्यर्थान मनोकांक्षा विवक्षया। वही जो अर्थ बताया वही है। अब फिर एक बार अर्थ बता के श्लोक बोल रहा हूं, फिर इसका अर्थ बताऊं। आत्मा बुद्धे समेत्यर्थान मनोकांक्षा विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सह प्रेरयति मारुतन मारुतस्तु चरति मंदः जनयति स्वरम। आत्मा से, आत्मा बुद्धे समेत अर्थान, आत्मा से बुद्धि में आई, आत्मा बुद्धि समेत अर्थान मनोकांक्षा, तब मन आकांक्षा करता। मनोकांक्षा के संधि विच्छेद कर लीजिए, मन धन आकांक्षा, मनोकांक्षा, मन आकांक्षा करता है विवक्षया बोलने की। जब विवक्षा करता तब कहता है, तब क्या होता है, मन कायाग्नि माहंती, मन जो है काया के अंदर जो अग्नि है उसको हंति माने दबाता है, प्रेशराइज करता है, जैसे प्रेशर कुकर होता है। जब प्रेशर होगा तभी तो खाना पकता है, ऐसे जब प्रेशर होगा तो स्वर निकलेगा। मन कायाग्नि हंति, हंति माने दबाता है, प्रेशर देता है। सह प्रेरयति, उससे प्रेरित होता है, माने आगे बढ़ता है। क्या? मारुतन,
मरुत वायु, जिससे वायु बनती है, वायु न बने तो कैसे उच्चारण होगा? तो जब वायु बनी उच्चरति, तो उससे उच्चरित होता है क्या? स्वरम। कैसे स्वरम? मंदह जनयति स्वरम। तो उससे मंदह माने धीरे धीरे स्वर उच्चरित होता है। जैसे आप सो करके उठे और कोई कहे कि आप कोई कविता पाठ या कोई श्लोक पढ़िए, तो आप एकदम से नहीं बढ़ जाएंगे, आंख चूंकि ठीक से खुली भी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे वायु का दबाव प्रसर प्रसार बढ़ेगा, वैसे धीरे धीरे स्वर आगे बढ़ेगा। तो मंद जनयत स्वरम। तो पूरा श्लोक फिर से दोहराता हूं। आत्मा बुद्धे समेत अर्थान मनोकांक्षा विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति सह प्रेरयति मारुतन मारुतस्तु चरति मंदः जनयति स्वरम। तब धीरे धीरे स्वर उत्पन्न होता है। यह व्याख्या आई। तो उसके बाद क्या होता है? जब स्वर उत्पन्न हो गया तो कंठे माध्यन्दन युगम मध्यमम प्रैष्टुभानुगम तारम तारतरीय शवनम शीर्षण्यम जगतानुगम सोदीर्णो मूर्धो भी तो वक्तमापद्य मारुतः वर्णान जनयते तेषाम विभाग पंचधा मतः। अर्थात आत्मा बुद्धि के द्वारा जो प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्य जो अर्थ है, उन अर्थों को संकलित करके, माने संकलित कहाँ करेगी? विचार में कहने की इच्छा से मन को नियुक्त करती है। तब मन इच्छा से युक्त होकर जठराग्नि को उद्बुद्ध करता है और उस उद्बुद्ध अग्नि प्रेरित करती है। इस प्रकार से गंभीर धीमी ध्वनि से गायत्री छंद, प्रातःकालीन सोमयाग, समी मंत्र सभी मंत्र आदि पढ़े जाते हैं। यही प्रक्रिया है। वही वायु जब हृदय में प्रवेश होकर के ऊपर उठती है, भ्रमण कर ऊपर उठती है, तब कंठ प्रदेश में पहुंचकर मध्यम ध्वनि पैदा करती है। क्या? कंठे माध्यन्दन युगम। अब ये नया है, वहां तो 4 श्लोकों की व्याख्या हो चुकी थी, दो की, अब ये 2 और है। तो कहा कि पहुंचकर पहले कंठे माध्यन्दन युगम, मध्यम ध्वनि पैदा करती है, और जो मंद्र से कुछ ऊंची होती है तथा तार स्वर से कुछ नीची। तार सप्तक होता है ना, तार सप्तक संगीत में चलता है, तो तार से कुछ ऊंची होती है। इसी ध्वनि को त्रिष्टुप छंद जो होता है, त्रिष्टुप छंद गायत्री में कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद। तो धीमी ध्वन से ही गायत्री छंद तथा प्रातःकालीन ये सब छंदों का होता है। ये विधियां बताई गई हैं। तो उपर्युक्त 4 कारिकाओं में जो बात बताई गई है, उसमें पहला है वर्णात्मक ध्वनि या नाद। अब इसे विवेचन के बाद जो हमारा सिद्धांत बनता है, जिनको लेकर के हम शोध कर सकते हैं, शोध निबंध लिख सकते हैं, शोध प्रबंध लिख सकते हैं, उनमें ये जो 4 कारिकाएं हैं पाणिनि शिक्षा की, उसमें जो बातें बताई गई हैं उनको मैं अब बिंदु सह आपके सामने रख रहा हूं। पहला है वर्णात्मक ध्वनि या नाद की उत्पत्ति मनुष्य क्यों और किस भांति करता है, क्यों करता है और कैसे करता है, इसकी चर्चा भी हम पहले आपके सामने कर चुके हैं।
जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में आया है, वाग वही विराट, वाग वही मति, इस सब का आगे विवेचन, वाग गति, वागोग्नि, वाग वही वायु, वाग वही अन्नम, पूरा उसका जो वाक है, उसका विस्तार है, वह सब इसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और इसमें अभिव्यक्ति की इतनी शीघ्रता से होती है कि वक्ता के भीतर इतनी प्रतिक्रियाएं स्वयं उत्पन्न होती जाती हैं, वह उसको क्रमशः वो करता जाता है, व्यक्त करता जाता है। हाँ, इसी संदर्भ में एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि वहां यह भी कहा गया है कि स्पष्ट अक्षरम व्यक्ति, प्रत्येक अक्षर का अलग अलग उच्चारण करना चाहिए, एक वर्ण दूसरे वर्ण पर न चढ़े। जब आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो बात समझ में नहीं आती, बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो कहते भाई क्या बोला, समझ में नहीं आया, थोड़ा धीरे बोलो तो समझ में आए। तो क्या वहां कह रहे हैं पाणिनि शिक्षा में कि स्पष्ट अक्षरम व्यक्ति, प्रत्येक अक्षर का अलग अलग उच्चारण करना चाहिए। जैसे पकाया हुआ भात, चावल तो कच्चा है, पका गया तो भात हो गया, का प्रत्येक दाना जो अच्छा पकता है अलग अलग रहता है, ऐसे अलग अलग वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। स्पष्ट अक्षरम व्यक्ति। व्याघ्री यथा, मैंने उदाहरण दिया था पहले, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान पीता पतन भेदाभ्याम तद वर्णम न प्रयुज्यते। जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को ले जाती है, उसके दांत नुकीले होते हैं किंतु कहीं चोट नहीं लगती, ऐसे ही दबा करके, चबा करके, भयभीत हो करके वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हों और मकान में घुसने वाले हों कि शेर दिख जाए, तो आप भग के जाएंगे और सामने वाले को बता भी नहीं पाएंगे, शेर नहीं कह पाएंगे, आप कहेंगे शेर शेर, मतलब शेर कह भी नहीं पा रहे, इतने भयभीत हो गए। तो कह रहे हैं ऐसे मत बोलो, पीता पतन भेदाभ्याम तद वर्णम न प्रीजते, डरे हुए, भय से कंपित हो करके वर्णों का प्रयोग न करो, ये उच्चारण विधि है। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तब तुम्हारे वेद मंत्रों का प्रभाव क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के सारी जो बात हो रही है, अरे उमेश जी समय कितना हुआ, उमेश जी? समय 7:45 हो चुका है सर। अरे तो पौने आपने बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि सर ये विषय जो चल रहा है इसको आप समाप्त कर अरे लें। ये विषय आगे चलेगा। जी ठीक है सर, आप इसको हाँ, तो मेरे कहने का मतलब आज मैंने यहाँ तक छोड़ा कि पाणिनि शिक्षा में हम यहाँ तक स्वर विज्ञान और पाणिनि शिक्षा के संदर्भ में आए कि हमें जो एक तो उच्चारण की विधि बताई गई है, उसके सिद्धांत बताए गए हैं, उनका विनियोग बताया गया है, और विनियोग के बाद कैसे उसका उच्चारण करना चाहिए, यहाँ तक हम आए हैं। आगे हम इसी विषय को और इससे जुड़ने वाला विषय जोड़ करके दूसरे शीर्षक से हम बात अगली पूर्णिमा पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय न तो आपने बताया न मेरे मन ने बताया, चलिए कोई बात नहीं है। अब कोई प्रश्न हो तो आप सुन सकते। जी, आपने वेदों के संदर्भ में जो स्वर की महत्ता पर प्रकाश डाला, वह सचमुच आजकल कम सुनने को मिलता है और ये अत्यंत मूल्यवान है। श्लोक एवं मंत्र पाठ के समय पर स्वर का प्रयोग और उच्चारण कितना आवश्यक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं।
क्योंकि श्रुति और परंपरा और प्रवंजन माइग्रेशन के कारण भाषाओं में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। ये जानकर मुझे गहन समझ मिली। आपके विचारों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब किसी को प्रश्न उत्तरी का सत्र है अब, या सब एक एक करके कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, प्रश्न तो नहीं है, परंतु बहुत अच्छा लगा आज के जो विषय आपने दिया आचार्य जी ने। तो एक बार कैमरा, सर माफी चाहूंगा, एक बार कैमरा आप अपने तरफ कर लें ताकि आपका चेहरा दिखाई पड़े। जी, अब दिख रहा, दिख रहा। जी हाँ, देखा। हाँ, आचार्य जी बहुत ही सुंदर विषय आपने प्रस्तुत किया। वेदों के बारे में जो गुरुकुल में बहुत भूतपूर्व पढ़े थे, आज पुनः स्मृति ही हो गए, उजागृत हो गए। सारी विषय जो आपने पठन पाठन की विधि से समझाए, यही वास्तव में वैदिक परंपराओं, गुरुकुलीय परंपराओं में यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। और आज उसी की महत्व नहीं रह गई। स्वयं हमारे भारत देश में भी, विदेशों में तो लोग कर्मकांड के माध्यम से इस पर थोड़े बहुत ध्यान देते हैं, परंतु केवल पठन पाठन और कर्मकांड में ही रह जाता, लेकिन उसका आचरण व्यवहार में नहीं आता है। ये अति दुखी स्थिति है हमारी भारतीय अर्थात सनातनियों का। तो हम आर्यजन इस पर बहुत विचार और प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहे हैं यूरोप में भी, और जगह जगह वेदों का ही प्रचार प्रसार हो, जिससे कि हम पुनः अपने वैदिक वांग्मय, वेदों को, शास्त्रों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में पालन करें, तो हर गृहस्थी, हर व्यक्ति सुखी हो जाए। धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आज की जो संचालक 21 वर्षीय संचालक सुश्री जन्नी भगेलू आर्या जी हैं, आपके पिताजी ने संक्षिप्त टिप्पणी नीदरलैंड से रखी है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। और सर इस पर सर आचार्य जी सर कुछ कहना चाहेंगे सर? बात, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवानंद जी नाम है ना? जी जी हाँ, जी देवानंद जी, जी जी हाँ। आपने बहुत अच्छा पकड़ा। मतलब आपके प्रश्न से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने जो जितनी मेरी श्रम शक्ति थी उस हिसाब से, जितना स्वाध्याय था उस हिसाब से जो कहा मैंने, उसको आपने ठीक ठीक समझा। इस बात से मुझे प्रसन्नता है। और दूसरी बात है कि आपने प्रश्न जो भी रखा पक्ष अपना, उस पक्ष से एक संदेश मिलता है कि एक कर्मकांड का विषय तो अलग है, मगर भाषा चिंतन की जो बात आज होनी चाहिए उसका आपने समर्थन किया है। और ये संस्थानों में होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच में होनी चाहिए, पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए। और हमारी जो वर्तमान भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है, उसमें तो भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत महत्व के साथ रेखांकित करने का एक उपक्रम भी चल रहा है, एक निर्देश भी मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक जी है जी, बहुत बहुत आपका भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके द्वारा ही बहुत प्रणाम। संगठन में और साथ संगोष्ठियों में भाग लिए, लेकिन ऐसे सुंदर व्याख्या नहीं मिली सुनने को अधिकतर। परंतु आज इस पर पुनः आपके एकेडमी द्वारा, आपके सभी सहयोग, उमेश जी, डॉक्टर रितु जी मिलकर हम लोग को ये अवसर दिया है, प्राप्त हुआ है कि हम साथ के साथ जुड़ सके। और पुनः आपने जो भारतीय भाषाओं का साथ विशेष हिंदी
का प्रचार प्रसार में आप सब बहुत लग्न से इसमें श्रम कर रहे हैं। आप लोग को सभी को भी मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी जी, मैं देख पा रहा हूँ कृष्ण शंकर मिश्रा सर ने हाथ खड़ा किया है। आप अपने प्रश्न को रखें सर। कृष्ण शंकर मिश्रा सर, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा अन्य जो सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने जो जिज्ञासाएं हैं, अपने एक एक करके अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न को रखें। जैसे देवानंद जी ने जो बात कही कि प्रश्न तो है ही नहीं, क्योंकि इतना सारा विश्लेषण, विवेचन और विश्लेषण जैसे सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया, तो प्रश्न क्या बन रहा। प्रश्न तो कुछ सभी उसमें व्याख्यान में उत्तर मिल ही गए। बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा, ज्ञानवर्धक रहा और संतोषजनक रहा। और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्वर विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान को समझना और समझा कर देना काफी टेढ़ी खीर होती है, लेकिन ये सभी कठिनता से सरलता में यानी अभिव्यक्त किया, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। और ये आयोजन भी काफी अच्छा सा रहा। उमेश कुमार जी भी काफी ये आयोजन में जुड़े रहे और बीच बीच में अभिव्यक्त होते रहे, और ये सभी ने सुना, और जिनका ही ये बीज भाषक हमने सुना, खास तौर से उनके लिए भी आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बहुत बहुत आभार। और कोई श्रोता जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अगर आपकी भी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई संक्षिप्त टिप्पणी है, तो स्वागत है आप सभी का। कृष्ण शंकर मिश्रा सर, आप अपने प्रश्न को रखें। मेरा निवेदन है, चूंकि लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है यूट्यूब पर, यह वीडियो आजीवन के लिए अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो ऑन कर सके तो ऑन करके आप लोग प्रश्न को रखें। कृष्ण शंकर सर, आप अपने प्रश्न को रखें। जी, अन्य कोई श्रोता जो अपने प्रश्न को रखना चाहते हैं? बहुत मूल्यवान क्षण है जब आप लोग अपने प्रश्नों के माध्यम से सीधे तौर पर आचार्य जी से आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जी सर, आप पुनः कुछ कहना चाहते हैं देवानंद सर? जी जी अवश्य। एक बात और बहुत गुड़ विषय आपने रखा आचार्य जी ने, कि हर शब्द पहले आत्मा में आती है। आत्मा के द्वारा ही इस जड़ शरीर में सबको आत्मा ही सारे प्रकाश अर्थात ज्ञान प्राप्त कराता है। आत्मा फिर मन, बुद्धि, विचार, वाक आदि का भी प्रयोग करके फिर जाके वो आत्मीय ज्ञान बन जाता है। मुझे ये लगता कि सारे संसार में व्यवहारिक ज्ञान में सभी लगे हुए हैं, आचार विचार व्यवहार, लेकिन जो आत्मिक आध्यात्मिकता, जो भारत विश्व गुरु बनता है, केवल आध्यात्मिक विषय पर ही ना रहकर विज्ञान के आधार पर भी, जो भाषा विज्ञान का विषय ही है, तो उस पर मुझे लगता है कि उसमें भी हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान जो दे रहे, आध्यात्मिकता को आज लोग भूल रहे हैं, केवल विज्ञान की ओर बढ़ रहे, इसलिए थोड़ी सी कमी हो गई है। तो जो आपने प्रकाश डाला कि पहला जो है उसके द्वारा, जैसे एक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसको केवल वाक से बातों से ही, शब्दों से ही उस पर हम लोग अपना संकेत के द्वारा उसको हम उसका पालन पोषण करते हैं। अभी शिशु बच्चा 1 साल 2 साल बोल भी नहीं पाती, परंतु वाक द्वारा वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ कर सकते हैं,
इसी तरह से आपने जो विषय बताया कि आत्मा को स्वयं हम लोग को स्वयं अपने आत्मा पर भी बहुत ही चिंतन मनन करने का आवश्यक है। इससे मैंने कुछ सीखा। धन्यवाद जी। एक बार पुनः आपका आभार कि आप इतनी गहन रुचि के साथ आज इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला में प्रतिभाग आप किए। विशेष रूप से आपका संस्कृत भाषा में अच्छी गहरी रुचि है और लगातार आप इसमें रुचि रख रहे हैं। लगातार हमारी भारतीय भाषाएं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका अध्ययन आप नीदरलैंड में भी रहकर और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार करा रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और कोई श्रोता अगर आपका कोई प्रश्न है तो कुछ समय का हमारे पास है, आप लोग अपने प्रश्न को रख सकते हैं। आंद्रा जी, आप केवल ऐसे अभिवादन कर रहे हैं, कुछ आप भी बोलिए। श्री राम से है ना? जी हाँ, मैं श्री राम से हूँ ना। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ढेर चीज, बहुत मैं सुना, सीखा, कुछ भूल गया, कुछ फिर याद करब। जी। अगर किसी को प्रश्न उत्तरी अभी फिर मौका मिलेगा। अभी हमारे साथ डॉक्टर श्री जयशंकर बाबू महोदय जी आ गए हैं। अब किसी को प्रश्न उत्तरी नहीं होगा तो पहले इनके वक्तव्य सुन लेते हैं, फिर उनके बाद फिर से प्रश्न उत्तरी कर सकते हैं। जी, आप धन्यवाद आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जननी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। थोड़ा सा व्यवधान। परमादरणीय त्रिभुवननाथ जी और तमाम मित्रों, सबको नमस्कार। अभी 2-4 मिनट और मुझे दिक्कत रहेगी बोलने में, तब तक आप लोग इंटरेक्ट करें, क्योंकि अभी नीचे उतार रहे हैं। मैं जस्ट बाहर जाके अभी बात करूँगा। जी बिल्कुल अच्छा, सर, आप विमान से बाहर आ जाएं। आराम जी, तब तक मैं चाहूंगा कि और अगर प्रश्न रखना चाहें। अनुपमा मैम, मैं चाहूंगा, लगातार आपकी सक्रियता और सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है इस पटल को। आप भी अपने जिज्ञासाएं, अपनी संक्षिप्त टिप्पणी इस पटल पर रखें। जी, सुलेखा आवटे जी ने हाथ खड़ा किया है, आप अपने प्रश्न को रखें। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र पुणे से सुरेखा बात कर रही हूँ। बहुत ही सारगर्भित आज का व्याख्यान रहा। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर विषय हमारे लिए आज आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया और काफी समाधान दिया। ये है कि जैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हम मानते हैं, तो इस आधुनिक शिक्षा में उसे हम फिर से किस प्रकार ला सकते हैं या हम क्या करें उसके लिए? जी, प्रश्न दोहराइए। जैसे कि प्राचीन शिक्षा जो है, जैसे ग्रंथ की, हमने ग्रंथ पर अभी बहुत सारी चर्चा की, तो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है उस शिक्षा को हम इस आधुनिक शिक्षा में किस प्रकार ला सकते हैं? क्या करें उस आधुनिक शिक्षा को? मैं बता रहा हूँ कि वो प्राचीन नहीं है, वो प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बाद में वो शिक्षा है केवल। तो वही तो आज पढ़ाया जा रहा है। वन विज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ। शिक्षा, आप शिक्षा की बात करें क्या? एजुकेशन की। एजुकेशन आज जो लिंग्विस्टिक्स की एजुकेशन है, जिसमें स्वर्ण विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, वही स्वर्ण विज्ञान शिक्षा के नाम से हजारों वर्ष पहले भारतीय भाषा चिंतकों ने सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से प्रतिपादित कर दिया था। ठीक है ना? तो आज भी उसकी आवश्यकता है। आज तो हम पढ़ा रहे हैं, मगर आज हम पढ़ा रहे हैं कि और इस नाम से कि ये पश्चिम का चिंतन है। केवल हमें वह भी खिड़की खोल देनी चाहिए जिससे वो दिखे कि
ये चिंतन मूलतः भारतीय चिंतन है, मूलतः भारतीय चिंतन है। और पश्चिम ने उसको स्वीकार किया, नया रूप दिया। ये उनका महत्व है, उनका योगदान है, उनका योगदान हम कम नहीं मानते। मगर हमें इस बात का गौरव और ज्ञान होना चाहिए कि हमारे भारतीय भाषा चिंतकों ने हजारों वर्ष पहले भाषा की ऐसी सैद्धांतिक पीठिका खड़ी कर दी थी। भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम भाषा को जान गए तो हम व्यक्ति को जानेंगे, देश को जानेंगे, राष्ट्र को जानेंगे, क्योंकि उसके ये अलग विषय। तो वो प्राचीन समय की है और प्राचीन नहीं है, अधुनातन है वो सिद्धांत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार सर, बहुत ही सार्थक मार्गदर्शन इस विषय पर आपने किया। मैं चाहूंगा कि बाबू सर। उमेश जी, अभी भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं बोलूंगा 2 मिनट। मैं अब सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि यात्रा में होने की वजह से अभी तक आप सबसे मैं बात नहीं कर पाया, ना सुन पाया। और जैसे अभी जो सवाल हुआ जिस पर आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया, क्योंकि पूरे कार्यक्रम को ध्यान से सुने, निश्चित रूप से आपको स्पष्ट होता। यहाँ तक कि जानबूझकर हमने, जैसे भारतीय शिक्षा ग्रंथ और स्वर्ण विज्ञान इसका विषय है आज की कार्यशाला का, जिसका अंग्रेजी अनुवाद यदि देखेंगे आप पोस्टर में, बहुत स्पष्ट रूप से हमने समझा दिया है, क्लासिकल इंडियन ट्रेटाइज ऑन फोनोलॉजी, और उसको शिक्षा वेदांग कहा। यहाँ आधुनिक शिक्षा और पुरानी शिक्षा की बात नहीं है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो भारतीय परंपरा रही है उसको लेकर आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल ने अपने 4 दशक के गंभीर अनुभव का ज्ञान आपसे बांटा है। तो इसको जिन्होंने पूरा नहीं सुना है, निश्चित रूप से आपको हमारे YouTube चैनल पर इसके वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, आप जरूर सुनिए और तब जाकर आप विषय को समझ पाएंगे। ये आपको पता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली संबंधित भारतीय चिंतन भारतीय परंपरा के सीरीज में हम लोग ये कार्यशालाएं चला रहे हैं, जिसमें आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी अपने गहरे अनुभव का ज्ञान आपसे बांट रहे हैं। निश्चित रूप से आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा निश्चित रूप से संतुष्ट होना चाहिए। पुरानी और आधुनिक शिक्षा की बात यहाँ नहीं है। तो भारतीय शिक्षा वेदांग परंपरा में तो जो चिंतन रहा है, विशेषकर हम लोग स्वर्ण विज्ञान की दृष्टि से आज का व्याख्यान रहा है। मैं किसी कारणवश चूंकि यात्रा में रहा और भी सुन नहीं पाया, मगर निश्चित रूप से कल पूरा वीडियो सुनूंगा। और आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम मित्रगण के प्रति मैं परम आभारी हूँ। और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला होने की वजह से संद्रा जी के सहयोग से जो आज रानी जी ने चालन किया है, क्योंकि जब मेरा आमंत्रण किया मैं समझ गया जननी जी ने आज बहुत सफल संचालन किया है, ऐसा मैं समझ गया। तो उनका हार्दिक अभिनंदन और इस आत्मीय सहयोग के लिए संद्रा जी का हार्दिक अभिनंदन, और ऐसे गतिशील निर्णय लेने के लिए उमेश जी का हार्दिक अभिनंदन, और उनका साथ देने के लिए आप सबका पुनः आभार। और निश्चित रूप से आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी के इस व्याख्यान श्रृंखला का बहुत लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। विशेषकर भारतीय चिंतन दृष्टि से हमें जो पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों को समझने की क्षमता हमें कई सारी दृष्टियों से विकसित करने का प्रयास आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी कर रहे हैं। जो हैं हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में और ऐसे जो शिक्षा शास्त्रीय ग्रंथों में जो भी हैं, तो उसको समझने की हमारी क्षमता
बहुत सीमित है। तो उस क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से जो मार्गदर्शन आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी कर रहे हैं, तो आपको 1% भी आपको इस विषय में प्रेरणा मिले या आप इससे प्रेरित हो जाए, निश्चित रूप से आप इस दिशा में यदि आपकी रुचि है आगे बढ़ सकते हैं। और विशेषकर हम लोग भाषा प्रौद्योगिकी से संबंधित इस पाठ्यक्रम के अंग के रूप में ये जो कार्यशालाएं चला रहे हैं, निश्चित रूप से आपको इस विषय क्षेत्र में गहन पकड़ बनाने की दृष्टि से ये कार्यशालाएं आपको उपयोगी होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो फिर मेरे लिए 1 मिनट का व्यवधान मैं चाहूंगा, तो उमेश जी आप संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तब तक मैं एक प्रश्न चैट बॉक्स में सुधा महोदया ने लिखा है, मैं आचार्य जी के समक्ष रखना चाहूंगा। ध्वनि विज्ञान में ग्रिम नियम कितना उपयोगी है? ग्रिम नियम उपयोगी है, मगर ग्रिम नियम के उपयोग का विधान स्पष्टतः किया नहीं जाता। ग्रिम नियम तो बिल्कुल उपयोगी है, मगर ये सिद्धांत चल नहीं पाया। ये ग्रिम नियम का जो सिद्धांत है ये चल नहीं पाया। और इस ग्रिम नियम की बात, जो मैं री की बात कर रहा था, वो कुछ ऐसे ही ये भी उससे संबंधित है। उपयोगी तो है ही। देखिए, जिन लोगों ने जिस भी मात्रा में जो भी सिद्धांत दिए हैं, वे कोई भी सिद्धांत अनुपयोगी नहीं है, क्योंकि सभी सिद्धांत कुछ न कुछ नया मार्गदर्शन करते हैं। उन सारे सिद्धांतों के आलोक में, चाहे वो भारतीय हो या पश्चिमी हो, किसी भी देश के हों, किसी भी देश के भाषा चिंतकों के हों, वो सब हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि जब हम समग्रता में विचार करेंगे तो सभी दृष्टियों को लेकर के हमें विचार करना होगा। सिद्धांत उपयोगी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर। सुधा मैम ने भी चैट बॉक्स में धन्यवाद लिखा है, शायद उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या है। सर जब तक अपने अध्यक्षीय भाषण को पूरा करें, अगर किसी श्रोता का और कोई प्रश्न है, मैं चाहूंगा। सर का विषय इतना महत्वपूर्ण रहा है कि जब तक हम लोग YouTube पर वीडियो को एक बार पुनः दोबारा नहीं सुनेंगे, वह स्पष्ट नहीं होगा। जब हम लोग दोबारा इसको अच्छे से अपने सुकून भरे समय में इसको सुनेंगे, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक वह हमें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। और कोई श्रोता कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट का समय है। मैं चाह रहा हूं कि बाबू सर थोड़ा सा खाली हो जाए, क्योंकि वह अभी एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं और वो उसके बाद अध्यक्षीय भाषण पूरा करेंगे, फिर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इन अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाओं में हमें जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं या तो कुछ विदेशी जो अध्येता हैं, शिक्षार्थी हैं, जो भारतीय भाषाओं और इसकी संस्कृति में, बहुमूल्य जो भारतीय संस्कृति है उसमें रुचि रखते हैं, उनका लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर रितु नंदन पांडे महोदया का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से हमें उनके 2-3 जो उनके शिष्य हैं उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में आज सुश्री जन्नी भगेलू आर्या जी आज इस कार्यक्रम संचालन उन्होंने किया है। हाँ जी, धन्यवाद जी। जी संतोष जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप रखें। सर आज का व्याख्यान बहुत ही लाभदायक था और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा व्याख्यान पहली बार सुना। इसके लिए मैं सर का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना उपयोगी व्याख्यान हमारे में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। आपकी सक्रियता को भी मैं नमन करता हूं कि आप लगातार 5:45 बजे से हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं
और करीब 2.5 घंटे होने वाला है। आप सक्रिय रूप से आचार्य जी को अच्छे से सुनी है और अपना संक्षिप्त टिप्पणी रखी है। बहुत बहुत आभार महोदया। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा इस अवसर पर जब तक बाबू सर अपने वक्तव्य को पूरा करें, अनुपमा मैम जुड़ी हुई हैं, लगातार आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। महोदया 2 शब्द आप भी कहें इस अवसर पर। अनुपमा मैम। धन्यवाद सर। उमेश सर, मैं तो बिल्कुल हृदय से नतमस्तक हूँ त्रिभुवन सर के लिए, क्योंकि इतनी आयु में इतना लंबा व्याख्यान और इतना ज्ञानवर्धक व्याख्यान, वाकई हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी नई नई बातें जानने को मिली और कुछ बिंदु थोड़े कठिन भी लगे, लेकिन सर ने अपनी तरफ से बहुत सरल शब्दों में उनका व्याख्यायित किया, तो सर के लिए धन्यवाद और आभार के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। वास्तव में सर जब अपना व्याख्यान रखते हैं, चाहे 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का, इतना सहज सरल भाषा में सर अपना व्याख्यान रखते हैं और उदाहरण के साथ पुस्तकों का संदर्भ देते हुए एक एक पुस्तकों का रखते हैं। बहुत ही बहुमूल्य ज्ञानदान इस पटल के माध्यम से सर कर रहे हैं। सर का मैं हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बाबू सर, अगर आप सुन पा रहे हैं और खाली हो गए हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप अपने वक्तव्य को पूरा करें। जी, मुझे लग रहा है कि सर अभी भी खाली नहीं हुए हैं। मैं आचार्य जी की अनुमति से आज की जो संचालन जिन्होंने नीदरलैंड से किया है, 21 वर्ष की बच्ची हैं अभी और लगातार भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रही हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की उपस्थिति में उनको एक प्रमाण पत्र मैं आभासी पटल से उपलब्ध कराऊं। बाबू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जी जी बाबू सर। हाँ हाँ हाँ, आचार्य जी के कर कमलों से आप दिलवा दीजिए। जी जी, मैं दिलवा रहा हूँ। वक्तव्य को पूरा करें सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी जी, ये हम पूरे भारतीयों के लिए सौभाग्य की बात है सर। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में सुश्री जन्नी भगेलू आर्या, जो पुरोहिता है श्री देव ऋषि वेद माता मंदिर नीदरलैंड में, आप 21 वर्ष की हैं, आप अध्येता भी हैं और लगातार अध्यापन का भी काम कर रही हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यह प्रमाण पत्र आपको भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी के हिंदी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आपको आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला, जिसका विषय है भारतीय शिक्षा ग्रंथ तथा स्वर्ण विज्ञान, इसके संचालन के लिए आपको प्रदान किया जाता है। मैं बहुत ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ जी, बहुत बहुत आभार हूँ मैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपके इस जननी जी का हार्दिक अभिनंदन और आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी के प्रति श्रद्धा पूर्वक मैं नतमस्तक हूँ। उन्होंने अपने अपार ज्ञान सभी सर्वजनम जन सुलभ बनाने के लिए लगातार हमारे साथ वे जुड़े हैं और हर माह 2 व्याख्यानों से इतना व्यापक ज्ञान सभी श्रोताओं को, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अध्येताओं को वे दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो जो है सबके लिए सुलभ है और सभी इसको देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से इससे सबका ज्ञानवर्धन हो रहा है और सरल भाषा में, विशेषकर हिंदी में ऐसी पुस्तकें जो भी है आप टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको जोड़कर आप समझ नहीं पाएंगे, मगर आचार्य जी ने उसको इतना सर्वसुलभ बना रहे हैं। और दूसरा, आपको सीधा इस पर उनसे विचार विमर्श करने का बड़ा अवसर आपको मिल रहा है। तो इसके लिए पुनः मैं आचार्य जी के प्रति और इसको सफल बनाने वाले आप सबके प्रति और पूरी निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को निभाने वाले उमेश जी के प्रति मैं परम आभारी हूँ। और चूंकि आज मैं नहीं रहा, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और उमेश जी और समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं कार्यक्रम को, क्योंकि मैं अभी भी एयरपोर्ट में अभी दौड़ धूप कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। व्यस्तम समय में से भी आपने समय निकाला
जयशंकर बाबू, आप ऐसा न कहें कि आप नहीं रहे, आप तो थे। हाँ, जी सर। केवल अदर्शनम लोपहतः, जी मतलब सर, आप जी थे, सर। दर्शन नहीं हो रहा था, बस आप तो थे बस। ही। जी, जी सर, जी सर। बहुत अच्छा। चलो। कैसी यात्रा रही आपकी? जी सर, बहुत बढ़िया। थोड़ी देरी हो गई पहुंचने नहीं में, नहीं, वो तो हो ही क्योंकि जाता है। 5:20 को वहां से फ्लाइट निकली, अभी मैं चेन्नई में पहुंचा। अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए ठीक है। जरूर जी, जननी जी को पूरा सुन नहीं पाया मैं, उनके हाँ, विशेषकर वीडियो सुन संचालन लेंगे। क्षमता का मैं अच्छा जरूर अच्छा, कल बहुत वीडियो अच्छा में संचालन, देखूंगा। जी, बहुत अच्छा बहुत संचालन अच्छा। किया, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी, बहुत 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 जी, धन्यवाद। जी, संस्कृत के श्लोक से आपका इन्होंने अपने आशीर्वाद से। संचालन की शुरुआत की थी, बहुत जी अच्छा जी। लगा। जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। एक बार ये पुनः मैं ये ये दोनों श्लोक जो है ऋग्वेद के दशम मंडल के अंतिम जो सूक्त हैं वो हैं, ऋग्वेद जी के हाँ जी दशम जी हाँ मंडल जी, का संगठन सूक्त, हाँ जी। संगठन सूक्त है। हाँ जी 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 जी। जी जी, यही। जी, एक बार पुनः मैं आचार्य जी के प्रति हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जयशंकर बाबू सर, अपनी लगातार व्यस्तता के बावजूद भी उनका आत्मिक जुड़ाव। बल्कि उमेश जी, जी सर। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि स्मरण आ गया कि हम लोगों का समापन जो है ना, संगठन सूत्र से ही होना चाहिए। श्लोक से सब एक साथ बोले, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांतु जानतम धेया भागे यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, एक साथ बोले, तीनों मंत्र ना बोले, एक ही मंत्र बोले तो भी चलेगा। ठीक है जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सनोगुणप्तु सह सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल सर, एक बार पुनः मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और मैं अभी चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध करा दिया हूं। साथ ही एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि यह हमारी जो आचार्य जी के मार्गदर्शन में उनके ज्ञान के माध्यम से हम जो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं चला रहे हैं, लेकिन जो मूल हमारी जो राष्ट्रीय श्रृंखला प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जा रही है, उसकी 40वीं श्रृंखला परसों आगामी बुधवार को 10 सितंबर को हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। मैं एक बार विषय आप लोगों के समक्ष रख देता हूं। हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए उसकी आवश्यकताओं का निर्धारण, तकनीकी परिवर्तन और भाषा नीति, इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय आचार्य हैं, आचार्य हाइंस वर्नर वेसलर, भाषा विज्ञान और वाङ्मय शास्त्र विभाग, उपसला विश्वविद्यालय स्वीडन से महोदय आगामी बुधवार को जुड़कर हम सभी का इस पटल पर मार्गदर्शन करेंगे। यह एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे सहजता पूर्वक। आज मैंने आप लोगों को डेमो भी दिखाया था कि आप लोगों को जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों का समाधान पाते हुए कैसे आप प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि समय काफी अधिक हो गया है, एक बार पुनः मैं आचार्य जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, बाबू सर के आत्मीयता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और सुश्री जन्नी भगेलू आर्या और उनके पिताजी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग नीदरलैंड में रहते हैं, फिर भी आप इतनी गहरी रुचि रखते हैं संस्कृत में, भारतीय भाषाओं में। आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं, और इनसे संपर्क कराने के लिए डॉक्टर रितु नंदन पांडे महोदया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर हम अगले बुधवार को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का फिर से धन्यवाद।